कर दिया रिकॉर्डिंग। Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। पिछले 25 साल से लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर सर उनकी जिंदगी को बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों से आफ्टर 2020 सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को भी ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी में एक बेहतर चेंज ला सके। इसीलिए सर ने पढ़ाना शुरू किया। और सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज वो एज एन एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए उनके स्टूडेंट्स एक बार उनसे कनेक्ट होते हैं और वो हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। और सर के जितने भी रिपीट कोर्स होते हैं वो कोर्स भी वो रेपिटेटिवली करते रहते हैं ताकि उनकी रिवीजन चलती रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर का जो 25 साल का एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स के काम आता है क्लास में। और सब लोग अपने बर्थ चार्ट लेकर क्लास में बैठते हैं, लाइव प्रोडिक्शंस करते हैं, एक एक सूत्रा को वेरीफाई किया जाता है क्लास में। और आज का जैसे आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो आज का जो सेशन है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर। इससे पहले कि आज का सेशन हम शुरू करें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पेपर पेन लेकर बैठें। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी या डाउट हो, आप प्लीज उसको पेन डाउन कर लें और सेशन के एंड में हैंड रेज करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। सो लेट्स वेलकम राजीव सर। सर ओवर टू यू। धन्यवाद जी। जी। देखिए, आज हमारा जो वेबिनार है वो बेसिकली क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम नमांशा कुंडली, दशमांशा कुंडली, होरा चार्ट, दशा, गोचर, डिग्री, नक्षत्र, ये सबको एक कंबाइन वे में समझने का प्रयास करेंगे सो दैट हमारे को क्लैरिटी आए, क्योंकि क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज है, मैं अभी आजकल केपी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन केपी मैं अपने पुराने स्टूडेंट के लिए ये मैंने रखा है क्लास। उनको मैं वैदिक की मास्टरी करा रहा हूँ, केपी और वैदिक का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो उन्हें सिखा रहा हूँ आजकल। खैर, आपको मैं यहाँ पर ये समझाता हूँ आपको नमांशा कुंडली के अंदर। अब हम लोग जो नमंशक कुंडली, अब सारे स्टेप चलेंगे, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है इसके अंदर और किस तरीके से हमें समझना है वो देखिए। ये D1 चार्ट होता है हमारा, ये D9 चार्ट होता है। अब क्या होता है, D1 के अंदर जो ग्रह होते हैं, इसको आप ऐसे कहिए ये बॉडी है D1 चार्ट, और D9 आत्मा है। यहां से एनर्जी D1 में बैठे ग्रहों को मिलती है, तो ग्रह अपना फल देते हैं। बात समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अब इन चीजों को कैसे समझना है, अब हमने मान लीजिए D9 का चार्ट है, राइट। अब ये D1 का लगन है, मान लीजिए किसी का धनु लगन, द लॉर्ड ऑफ इट इज बीइंग कॉल्ड जुपिटर। वो आपका जुपिटर भगवान है, और वो जाकर के चंद्रमा के नमाज में बैठ गए, कहीं भी बैठ गए। मान लीजिए 4 नंबर में यहां बैठे तो बृहस्पति उच्च के हो गए। चूंकि यहां जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं, सूत्र क्या है, लग्नेश। आपके 12 लग्नों में से मैंने एक लगन उठाया, वो है धनु लगन। धनु लगन के स्वामी बने बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव जब चंद्रमा के नमाज में बैठेंगे तो चंद्रमा क्या है, चंचल स्वभाव का है, तो जातक में स्वभाव चंचल आएगा। चंद्रमा कफ प्रधान रोग देता है, तो जातक को कफ प्रधान रोग आएंगे। चंद्रमा मन स्थिति को बताता है, तो मन माइंड जो है वो स्विंग होता रहेगा चंद्रमा की कलाओं की तरह। सिंपल सा तरीका हमारे को समझने के लिए। मैं देखिए, आप ही की तरह मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ज्योतिष आता है। मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मॉडिफाई करता रहता हूँ, हर कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन करता हूँ। तो अभी हाल ही में मैं जब केपी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक नई इन्वेंशन काल पुरुष कुंडली की, नक्षत्र काल पुरुष कुंडली एक बना करके वो शेयर करी। वो मैंने नक्षत्र में भी पढ़ाई जो मेरा कोर्स चल रहा है, और मैंने केपी में भी पढ़ाई।
कि आपको इनविजिबल इन भावों के भी फल मिलेंगे। पढ़ाते पढ़ाते मेरी इन्वेंशन हो गई तो मैंने शेयर कर दी। तो ऐसा ही होता है क्लास के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपका नमाज में लगना लॉर्ड किस राशि में बैठा है, उसका स्वामी कौन है, वैसी प्रकृति वैसे गुण आपके अंदर आएंगे। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे नमाज के लगन होते हैं, टोटल 12 लगन आएंगे मेष से लेके मीन तक। शास्त्र में मीन लगन का नमाज की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। जिस जातक का मीन लगन का नमाज है उसकी व्याख्या बहुत अच्छी करी गई है। जिसको पढ़ना है फलदीपिका से भी पढ़ सकते हैं, जातक परिजात से भी पढ़ सकते हैं, क्लासिकल बुक्स हैं वहां से आप देख सकते हैं। अब आता है कि D1 के अंदर जो ग्रह मित्र राशि में बैठे हैं, मान लीजिए शनि यहाँ पर बुध की राशि में बैठा है, नमांशा में शनि वृश्चिक राशि में बैठ गए, तो ये तो शत्रु राशि में बैठ गए हैं। तो शनि की जब दशा आएगी वहां दिक्कत थोड़ी देंगे शनि महाराज। भाई यहां पर सुख दिखा रहे हैं मित्र राशि में, यहाँ शत्रु राशि में है तो दुख दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो यानी शनि की दशा सुख दुख दोनों देगी। क्लियर है? तो हमारे को ये चीज समझनी है ध्यान से कि मंशा में जो ग्रह बैठे हैं, क्या वो मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे। अब आता है दूसरा एक और अच्छा पॉइंट, वो आता है वर्गोत्तम। जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है उसका बल बहुत बढ़ जाता है। वर्गोत्तम ग्रह पंचमा पुरुष राजयोग की तरह फलित होते हैं। परंतु यदि आपका शत्रु ग्रह वर्गोत्तम हो गया तब आप सोच सकते हैं कि क्या घटेगा आपके साथ। जैसे मिथुन लगन में मंगल छठे घर में बैठ जाए और नवांश में भी छठे घर में मंगल बैठ जाए, कहीं पे भी, ठीक है ना, पर वृश्चिक राशि में बैठे तो वो वर्गोत्तम हो गया ना। वर्गोत्तम राशि से लिया जाता है। कुछ लोग भाव वर्गोत्तम भी देखते हैं, लेकिन वर्क हमेशा राशि करती है, तो हमें राशि से लेना है। हमेशा याद रखिए अगर नमाज कुंडली में जिस ग्रह की भी आपकी दशा चल रही है यदि वो शत्रु नमाज में है तो आपको पीड़ा देगा, ये बात मान लीजिए। सिंपल सा तरीका है। आगे चलते हैं, हम 64वां नमाज पढ़ेंगे। 64वां नमाज D9 के अंदर हम 64th नमाज पढ़ेंगे। 64th नमाज ये कहता है जब भी इसमें गोचर में पापी ग्रह गोचर करेंगे, पापी ग्रह कौन है, राहु केतु मंगल शनि, तो आपको जो है मानसिक तनाव शारीरिक कष्ट ये सब देंगे देंगे, जीवन में हर्डल्स देंगे। दूसरा हम धन प्राप्ति के योग भी नमाज कुंडली से देखेंगे कि हमको धन कब कब मिलेगा। जो नमाज कुंडली में ये मैं थ्योरी आपको धन की पढ़ाऊंगा, बेसिकली ये नाड़ी का कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं बड़े आराम से पढ़ा देता हूँ, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने नाड़ी की कॉन्सेप्ट पढ़ ली। नमांशा के अंदर मुझे धन कब कब प्राप्त होगा। नमाज के अंदर एक जुपिटर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक साल आपको रज के पैसे मिलेंगे, दिस ईयर इज योर मनी ईयर। जिसे नाड़ी के अंदर आप प्रोग्रेशन समझ लें। तो नमांशा कुंडली के अंदर जुपिटर ये बताता है कि एक साल तक आपको धन मिलता रहेगा आराम से। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने के लिए हमारे को समझना जरूरी है। क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्लास में वही पॉइंट पढ़ाता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हमारे को यूज करना है। फालतू की कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा लाइव चैट लिया और आपको सिखाते चले गए। पहले सूत्र समझना होता है। आप सब अपनी क्लास में कुंडलियां खोलिए, जो सूत्र पढ़ाया उसे वेरीफाई करिए साथ के साथ, अगर कोई डाउट है उसे पूछिए। इसे कहते हैं लाइव पढ़ना एकदम। अब मानकर चलिए मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, ये D1 है, ये D9 है, ठीक है। मान लीजिए समवन इज बोर्न लियो असेंडेंट एंड द सैटर्न इज एक्सॉल्टेड। क्लियर है? अब ये शनि शुक्र की राशि में बैठ जाए, कहा, नमाज कुंडली में शनि भगवान बैठ गए ना। अब ये शनि की दशा दोनों यहां उच्च के हैं, D1 में D9 में मित्र राशि के हैं। आपको तो अच्छा दिखाई दे रहा है ना। शनि की दशा इसका कैरियर तबाह कर देगी। इतने अप एंड डाउन आएंगे जिसकी इसने कल्पना नहीं की।
जबकि शनि मित्र राशि में है, यहाँ उच्च के हैं और दोनों शुक्र की राशियां ही हैं, उसके बावजूद इसको पीड़ा पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? आई एलेबोरेट इन द क्लास आल्सो। ये नमांशा कुंडली के अंदर है। बिना नमांशा कुंडली जो होती है, विवाह के अलावा सभी पक्षों को देखने के लिए नमांशा कुंडली भी देखते हैं। नमांशा कुंडली विवाह के लिए क्या है? सिंपल सा रूल है। अगर आपका नमांश कुंडली में चतुर्भाव पीड़ित है या D1 का फोर्थ लॉर्ड नमांशा कुंडली में पीड़ित है, फोर्थ लॉर्ड ऑफ द D1 इज अंडर द मैलेफिक अफ्लिक्शन इन द नमांशा चार्ट, देन आपकी शादी का सुख नहीं है। चतुर्भाव सुख स्थान, तो आपको जो है सुख की कमी रहेगी। बस ये समझना है आपने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे को सिर्फ इन चीजों को समझते जाना है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे सुख दुख बताता है। फिर क्या होता है कि नमाज कुंडली के अंदर किसी भी डिविजनल चार्ट में, आई एम सेइंग एनीवन, अभी मैं D10 भी बताऊंगा, किसी भी डिविजनल चार्ट में राहु केतु का लगन में आना अच्छा नहीं माना जाता। उसको कमजोर कर देता है डिविजनल चार्ट को, राहु या केतु का लगन में आना डिविजनल चार्ट में। आइदर D9, D10, व्हाटसोएवर द डिविजनल चार्ट, D30। समझ में आ रहा है? तो यदि ये लगन में आते हैं तो उस नमाश कुंडली या उस दशमाश कुंडली को कमजोर कर देते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, दशमाश कुंडली को समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। D10 कुंडली, D10 कुंडली जो है 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म इज कॉल्ड दशमाश कुंडली। दशमाश कुंडली क्या होती है? ये हमारे समस्त कर्म भाव को बताता है, 12 भाव। जिस प्रकार हम D1 की कुंडली को पढ़ते हैं, लगना आई मी माई सेल्फ, सेकेंड हाउस मेरा कुटुंब, हमने ऐसे पढ़ा ना, थर्ड हाउस मेरा सिबलिंग, इसी प्रकार D10 भी पढ़ा जाता है। D10 का लगन मेरे समस्त कर्मा, सेकेंड हाउस में क्या पूर्व जन्म के कर्मों से ऐसी क्या चीज लेकर के आया हूं, ऐसी क्या मेरे पास विद्या है, ऐसी क्या क्रेडिबिलिटी मेरे पास है। समझ में आ रहा है? मेरे पास क्या हुनर है, मैं क्या ऐसा लेके आया हूं, ये अलग तरीके से पढ़ी जाएगी। फिर दूसरा एंगल क्या होता है D10 को पढ़ने का? नाउ सी द 10th लॉर्ड ऑफ D10। अगर किसी का 10th लॉर्ड D10 का लगन में बैठा है, किसी का हो प्लीज शेयर करिएगा। अगर अब ये 10th लॉर्ड जो होता है ना, 12 भावों में किस प्रकार बैठा है वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी का लगन में बैठा है, तो आप आराम से सामने वालों को कह दीजिए यू आर सेल्फ मेड, आपका कोई गॉड फादर नहीं है। सिंपल है। आपने ये देखना है, पहले क्या देखना, हमने 12 भाव पढ़ने हैं। 12 भाव पढ़ने के बाद 10th लॉर्ड देखना है। अब मैं एक अच्छी चीज देखता हूं आपको, आप चेक करो अभी अपनी कुंडली में। सपोज किसी का 10th लॉर्ड अष्टम भाव में बैठा है, क्लियर है? तो उसका अर्थ ये है कि द पर्सन इज इन्वॉल्व इन द ऑकल्ट। अगर वो ऑकल्ट का काम करता है तो बड़ी तेजी से ऊपर उठेगा, क्योंकि अष्टम भाव ऑकल्ट का है, ज्योतिष विद्या का है, टैरो कार्ड रीडिंग का है, वास्तु का है, जो भी है, हिडन विद्याएं हैं ये सारी। क्लियर है? इस प्रकार से हमें देखना है। दूसरा, आप ध्यान से देखिए, D1, D9 या D10, ठीक है जी। मान लीजिए किसी का कोई भी लगन है, मान लेते हैं हम, मान लीजिए धनु लगन है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 8। अब ये जो लगन बन जाते हैं, अगर D9 के या D10 के लगन बन जाते हैं, यानी यहाँ 2 नंबर राशि आ जाए, 4 नंबर राशि आ जाए, 8 नंबर राशि आ जाए, किस में आ जाए? D9 में या D10 में ये लगन बन जाए, तो ये पीड़ादायक है। ये गड्ढे वाले घर जो है ना वो बन गए हैं आपके। क्या बन गए हैं आपके? वो बन गए हैं। क्लियर है?
तो वो पीड़ा देंगे, लाइफ में अप एंड डाउन देंगे, क्योंकि नेगेटिव हाउसेस लगना बने आइदर इन द D9 और D10, यू हैव टू सी। ठीक है ना? तो हमारे को ये चीज भी समझनी है। फिर हमारे को क्या पढ़ना है, शुड आई गो फॉर बिजनेस और शुड आई गो फॉर जॉब, मुझे किस चीज के लिए ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, वो हमारे को पूर्ण परमात्मा ग्रह बताते हैं। पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये चार ग्रह हमारे पूर्ण परमात्मा के ग्रह हैं। सूर्य से भगवान श्री राम, चंद्रमा से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वारा अवतार। ये बिजनेस के लिए चार पूर्ण परमात्मा ग्रहों की सपोर्ट के बिना आप व्यापार में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको ये देखना है। क्लियर है? वो हमारे व्यापार में श्री वृद्धि करते हैं। फिर आता है कि हमारा D10 जो है, D10 चार्ट जो है हमारा, वो उसका 10th लॉर्ड किस तत्व से जुड़ा है? जल तत्व से जुड़ा है, अग्नि तत्व से जुड़ा है, या पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, ठीक है, आकाश से जुड़ा है, वायु से है, ये किस तत्व से जुड़ा है? तो वैसी आपकी मानसिकता बनेगी कार्य क्षेत्र के लिए, आइदर यू आर इन ए जॉब और ए बिजनेस। आपके अंदर भगवान ने एक तत्व प्रधान दिया है, तो वेद तो तत्वमसी पे टिका है। बात समझ रहे हैं? वेद तत्वमसी पे टिका है। तो ये चीज समझनी है आपने। आगे पॉइंट पर चलते हैं। तत्वमसी के बाद हमारे को एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करनी है, विशेष करके D10 के अंदर केतु का यहाँ आना या राहु का यहाँ आना बिल्कुल खराब माना गया है। D10 में तो विशेष कर बहुत खराब माना गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, D2 यानी होरा चार्ट। होरा का क्या मतलब होता है? दो होरा होती है, मैं यहाँ लिख देता हूं। एक होती है सूर्य की होरा। सूर्य की होरा यानी लगन में सूर्य होगा, 4 नंबर यहाँ, यहीं पर 9 ग्रहों का डिवीजन होता है, या यहाँ 4 होंगे, यहाँ 5 होंगे। दूसरी होती है चंद्रमा की होरा। यहाँ 4 ग्रह हो सकते हैं या 5 ग्रह हो सकते हैं, यहाँ 5 हो सकते हैं या यहाँ 4 हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार की बनती है। ये हमारे को धन की स्थिति बताते हैं, हमारे पास कितना धन भगवान ने दिया है, कि हमारे को ऐसी कौन सी दशाएं हैं जो हमको धन में श्री वृद्धि करेंगी। अब मान लीजिए सूर्य की हो रहा है और यहाँ पर 5 ग्रह बैठ गए। इन 5 ग्रहों के अंदर एक कोई भी ग्रह हो, 5 ग्रह बैठ गए कोई भी, जिस भी ग्रह की दशा आएगी वो चप्पलें तोड़वा देगी आपकी। हार्ड वर्क करेंगे। सूर्य पसीना बहाने के ग्रह हैं, चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं, सॉफ्ट ग्रह हैं। तो उनमें चंद्रमा की होरा में बैठे ग्रह आपको सौम्यता से फल देंगे, सूर्य की होरा में बैठे ग्रह आपको मेहनत कराएंगे और मेहनत से फल देंगे। यहां से हमको इस चीज को समझना है। इस चीज को जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दशा के ऊपर। अब दशा को समझिए। दशा क्या होती है? MD, AD और PD। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं अभी शेयर करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो सर का कोर्स है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इस कोर्स का कंटेंट मैं चाहूंगी कि सर आप सबसे शेयर करें। सर हाँ, प्लीज दिखाई अगर दे आप, रहा है जी, विजिबल है भगवान। जी जी जी, सर आप कोर्स कंटेंट बता देंगे सबको। हाँ, इस कोर्स के अंदर क्या है, नवमांश कुंडली में 64वां नवमांश है, नवमांश से धन लाभ है, अस्त ग्रह और नवमांशा। देखिए, आपके D1 चार्ट में ग्रह अस्त होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अस्त है या अस्त नहीं है, वो नवमांश कुंडली फाइनल डिसीजन देती है। बहुत लोग इंटरप्रिटेशन में गलती करते हैं अस्त ग्रह के ऊपर। क्लियर?
तो वो नवांश कुंडली बताएगी ग्रह वाकई में आस्था है या नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ। द की पॉइंट्स आर हियर ऑफ द नवांश कुंडली। आई विल टीच यू इवन द मैरिज पार्ट टू आल्सो विच इज नॉट बीइंग रिटन ओवर हियर। ठीक है। अब दशमांश कुंडली में 12 भाव आपको समझाए जाएंगे। पूर्ण परमात्मा ग्रह दशमांश कुंडली के अलग अलग भावों का अर्थ क्या है। अच्छा, दशमांश कुंडली के 10th हाउस के लॉर्ड की तत्व व्याख्या जो मैंने अभी बताई है। होरा कुंडली से आप चेक कर सकते हैं आप कितने धनी व्यक्ति बनेंगे इस जन्म में। होरा कुंडली ये बताती है। ठीक है, धन की स्थिति। फिर आपको दशा पूरी पढ़ाई जाएगी, अभी मैं शुरू करने वाला हूं दशा। नक्षत्र पढ़ाए जाएंगे, जो गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, डिग्री समझाई जाएगी, और गोचर भी समझाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आप बदल सकते हैं जी। जी। ये जो कोर्स है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, ये आ रहा है 16 जून 2025, यानी कि ट्यूसडे से। नहीं, ये और कल है जी, मंडे से है। ओके, सॉरी, मंडे से। और ये कोर्स जो है वो 1 मंथ चलेगा। क्लासेस रहेंगी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, यानी 3 डेज अ वीक क्लास होगी। टाइमिंग विल बी 9:30 इन द इवनिंग। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ और भी अगर पूछना या जानना चाहते हैं, या आपको कोई डाउट है, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का कांटेक्ट नंबर है 7566 76755। ये जो कोर्स है, इसकी रेगुलर जो फी होती है वो 12,000 होती है। बट सर आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आज के दिन आप ये कोर्स की पेमेंट करते हैं, तो आपको सिर्फ 5,999 पे करना है। अगर आप कल पे करते हैं तो आपको 6,111 पे करना है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सर का नंबर मैं एक बार आपको फिर से शेयर कर देती हूँ, 7566 76755। थैंक जी यू सर। प्रभु जी। थैंक यू देवी जी। जी। अब आ जाइए, मैं आपको दशा सिखाता हूँ। दशा के भी हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, D9 D2 D10 ये सब पढ़ा। डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब क्या होता है, MD AD एंड PD, ये तीन दशाएं होती हैं। MD क्या है, मान लीजिए आपका कोई ग्रह यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है। शनि जिन भावों का स्वामी है, मान लीजिए शनि 10th का और 11th का लॉर्ड है, तो शनि अपनी महादशा में 10th और 11th के फल देगा। क्लियर। ईडी है, ईडी मान लीजिए बुध की है। हाँ जी। पेमेंट लिंक जो पहले में रेजर पे वाला लिंक डाल दो, फोन करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, कर। सर आप म्यूट हैं। राजेश सर आप म्यूट हैं। हो सॉरी, सॉरी, थैंक्स, मेरी गलती है। हमने माना कि MD हमारी सैटर्न की है, AD हमारी बुध की है, और PD हमारी शुक्र ग्रह की है। ठीक है। तो शनि किस भाव का फल देगा, जिन भावों का स्वामी है। अंतरदशा ना जिस भाव में बैठा है, प्रत्यंतर दशा ना जहां उसकी दृष्टि है। इस प्रकार से मिश्रित फल आते हैं। ठीक है। ग्रह अपनी दशाओं में कैसे फल देते हैं, हमेशा मैं क्लास में कहता हूं कि दशा आपके जीवन की दिशा बदल देती है। ग्रह जब भी आते हैं अपने अनुसार वो आपको फल देते हैं। क्लियर है। अब हम 1 सेकंड में कैसे बता सकते हैं कि किस ग्रह की दशा अशुभ है, किस ग्रह की दशा शुभ जाएगी।
बड़े आसान है, मेरे ख्याल पलक झपकने से पहले आप बता सकते हो। बाधक ग्रह की दशा शुभ जा सकती है, समझ रहे हैं आप? सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी भगवान। जी, मैं सबको बता दूं कि पेमेंट आप इस लिंक पर कर सकते हो, क्यूआर कोड से पेमेंट भी कर सकते हो और अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें ताकि जब आप पेमेंट करें तो आपको इजी रहे। थैंक यू जी। अब आप देखिए एक और अच्छी चीज सीखिए, आरोही अवरोही दशा होती है। इसको समझिए आप, आरोही अवरोही दशा को। आरोही अवरोही दशा क्या होती है उनको समझिए आप। ठीक है, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे गलतियां करेंगे। अब मैं सिखाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखिए। मान लीजिए शनि किसी का कन्या राशि में बैठा है और अगली राशि तुला की है। क्लियर है? शनि अपनी ये मान लीजिए मकर राशि में शनि बैठा है। अब ये तो है एक किस्म से स्वराशि का भी कह सकते हैं। ये शनि जो है अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है, तो ये दशा आरोही कहलाएगी, जो पॉजिटिविटी की ओर है। यानी शनि अपनी अगली राशि उच्च की तरफ जा रहा है, तो ये दशा शुभत्व देगी। शनि चाहे जरूर है, अब यहां हमने 9 लिखा, 8 लिखा, 7, ये अपनी इसने उच्च की राशि पार कर ली है। अब इसके बाद 11 आएगा, 12 फिर 1, यानी ये नीच अभिलाषी है, तो ये दशा उतनी फ्रूटफुल नहीं होती है। ये थोड़ा हमें डिफरेंस करना होता है, आरोही अवरोही। अब ये वाली दशा कौन सी कहलाएगी? अवरोही। क्लियर है? अब मान लीजिए शुभ ग्रह की दशा है, बृहस्पति की। अंतरदशा पाप ग्रह की है, ये एमडी हो गया, ये आपका एडी हो गया, राहु की। तो ये दशाएं आपस में, ये कोई मित्र ग्रह थोड़ी है, दशाएं पीड़ा देंगी। जब भी राहु की अंतरदशा आएगी, पहले उसे शुभ मिलेगा, फिर अशुभ मिलेगा, बाद में अशुभत्व मिलेगा। समझ में आ रहा है? दूसरा, एक सिंपल सा नियम याद रखिए, वक्री ग्रह, कुंडली में कोई भी वक्री ग्रह है, उसकी दशा आने पर जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। ये 110% कंफर्म मान के चलिए। चाहे नौकरी में परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन विशेष रूप से वक्री ग्रह करते ही करते हैं। तो हमारे को ये चीज समझनी है दशाओं में। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, नक्षत्रीय संबंध। नक्षत्र को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए पूरा एक महीना पढ़ना है आपने। देयर आर 12 क्लासेस एंड द पीरियड विल बी अ 1 मंथ टू अंडरस्टैंड दिस अ वेरी डीप नॉलेज, बट इजी वे में। देखो क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा गंडमूल नक्षत्र में व्यायाम होता है। जैसे ही हमें पता लगा, अब गंडमूल नक्षत्र होते किसके हैं? केतु और बुध के। सबसे पहला नक्षत्र केतु का है, लास्ट में बुध आता है। हमने देखा, अरे गंडमूल में पूजा करानी है। अरे भैया वो चरण बताएंगे कि पूजा करनी है या नहीं करनी। अगर चरण शुभ है तो पूजा करने की जरूरत नहीं है ना, क्या खाम खाम टेंशन क्यों ले रहे हो आप? समझ में आया या नहीं आया? हमारे को ये चीजें समझनी है। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा स्थिर नक्षत्रों में जितनी शपथ ग्रहण होती है। मान लो किसी ने जॉब स्टार्ट करनी है, मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, फिक्स नक्षत्र के अंदर, फिक्स कॉन्सिलेशन में अगर आप करते हैं तो दैट इज वेरी गुड। ये बात आपने समझनी है। अब आता है मेल और फीमेल नक्षत्र में, कुछ एक बता रहा हूं। अगर मान लो कोई फीमेल मेल नक्षत्र में पैदा है, मैंने क्या बोला? कोई फीमेल मेल नक्षत्र में पैदा है, तो इसका अर्थ क्या है? सिंपल सा है, उसके अंदर पुरुष वाले गुण आ जाएंगे। मान लीजिए कोई फीमेल जिसका चंद्रमा मेल नक्षत्र में चला गया, तो उसके अंदर पुरुषत्व वाले गुण आएंगे। अच्छी बात है ना, लड़कियां आजकल काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अच्छी बात है। बेटियां इंडिपेंडेंट बने, सभी की बेटियों को मैं ये चाहूंगा इंडिपेंडेंट बने।
ठीक है ना। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नक्षत्र और महादशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ग्रह किसके नक्षत्र में है। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है, ठीक है। किसी के कोई भी डाउट्स हो तो क्लास के लास्ट में अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिदम बना हुआ है, कुछ सज्जन लिख रहे हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को कैमरा ऑन करके अनम्यूट करिए, गिव यू द आंसर, नो प्रॉब्लम। आपको अच्छे से आंसर मिलेगा। इसके अब मान लीजिए किसी का मंगल उच्च का है, अब ये दिग्बली है, पर मंगल मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र में ही, ये राहु का सबसे डैमेज नक्षत्र है, तो पीड़ा दे देगी मंगल की दशा। नक्षत्र कहाँ है, यानी ये राहु है, तो मंगल को ऊर्जा किससे मिल रही है, राहु से ऊर्जा मिल रही है। और राहु क्या है, छल कपट चीटिंग परेशानियां, इन सब का कारक ग्रह है। तो हमारे को ये समझना है। फिर उसके बाद तारा दोष आप सीखेंगे। अच्छा, नव तारा है, वैसे मैं एक ब्रीथिंग में बता सकता हूँ नव तारा, आप कहेंगे क्लास में मैं बता दूंगा, इसमें कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है नव तारा में। ठीक है। अर्थ वाले नक्षत्र कौन से हैं, आपके ऐसा कौन सा ग्रह है जो पैसे वाले नक्षत्र में बैठा है। अगर पैसे वाले नक्षत्र में ग्रह बैठे हैं तो जब भी उन ग्रहों की दशाएं आएंगी आपको धन मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आपको लोचन यानी नेत्र नक्षत्र बताए जाएंगे। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना, मध्याक्ष, ये इस प्रकार के नक्षत्र। ठीक है, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। वैसे ये प्रश्न कुंडली में ज्यादातर लोग यूज करते हैं, कोई चीज गुम जाए तो वो मिलेगी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं कि चंद्रमा मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में था, तो किसी का 4 दिन पहले इवेंट हुआ हो, एस्ट्रोलॉजर के पास प्रश्न आ जाएगा, तो उसने चंद्रमा का गोचर देखना है किस नक्षत्र में है। मान लीजिए पूर्वा फाग्नि या कृतिका में है तो गुम हुई वस्तु नहीं मिलेगी ना, खाम खा एफर्ट्स क्यों लगाने। तो ये चीज आपने सीखनी है और समझनी है। अब आते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री के अंदर ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। मैं सबसे अच्छा ग्रह मानता हूं सूर्य, यदि आपका 0 डिग्री का, सूर्य यदि आपका कुंडली में 0 डिग्री का, मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं, यू आर लकी है। पहले जमाने में बहुत बड़े सिद्ध लोग पता क्या कहते थे, जब कोई बच्चा पैदा होता था और सूर्य 0 डिग्री पे, या तो बच्चा राजा बनेगा या बच्चा बड़ा योगी बनेगा। स्वामी विवेकानंदा। हमेशा ग्रह डिग्री में समझने ज्यादा जरूरी होते हैं। अब वो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। फिर होता है डिग्री के अंदर हमारे ग्रह भाव मध्य, ये इवेंट को बताते हैं। इवेंट कब घटेगा, भाव मध्य, डिग्री देखनी है आपने। दूसरा होता है ग्रह मध्य। ये दो चीजें बहुत शानदार हैं आपको इवेंट बताने के लिए, समझाने के, जिससे हम लोग इवेंट को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। वैसे मैं जेमिनी में पढ़ाता हूं, तो लोएस्ट डिग्री वाला ग्रह, मान लो कोई ग्रह आपका 3 डिग्री का है या 5 डिग्री का है या 9 डिग्री का है, लोएस्ट है, पर वो यानी राहु केतु काउंट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू काउंट द राहु केतु, ओनली द 7 प्लेनेट। ये मेरा जेमिनी का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं पढ़ाता हूं इसमें। यही वाला सिर्फ एक पॉइंट, जो भी ग्रह लोएस्ट डिग्री का है वो प्रॉब्लम है आपकी इस जन्म में, बात खत्म। जब भी उसकी दशा अंतर दशा आएगी वो कुछ ना कुछ आपको परेशान जरूर करेगा। ठीक है। तो हमारे क्या होता है कि हम डिग्री से ये बता सकते हैं कि कुंडली पॉजिटिव है या कुंडली नेगेटिव है, केवल डिग्री के आधार पर, यानी कुंडली में बहुत अच्छी क्षमता है या नहीं है। फिर आता है गोचर। गोचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल गोचर के ऊपर ही तो रील्स बन रही हैं। क्लियर है। अब आप बड़े ध्यान से सीखिए गोचर को।
गोचर में मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपको ट्रेन लेट मिलेगी, ट्रैफिक आप ही को मिलेगा, आज आपका काम करने का मूड नहीं है, आज आपका मूड ऑफ है। ये छोटी छोटी चीजें जो कॉमन है ना, आई टीच यू। गोचर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपने दो चीजों को देखा करो गोचर में, कि जिस ग्रह की दशा है, यदि वो गोचर में अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो उस दशा का फल अशुभ देगा। ठीक उसी प्रकार लगन को भी देखा करो, कि लगने जो आपका लगन है, लगन क्यों देखना होता है? दशा तो किसी भी ग्रह की होती है, हमें लगन क्यों देखना? लगन का गोचर में स्ट्रांग होने से हमको ये पता लगता है कि क्या हम आने वाली समस्याओं से जूझ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। तो लग्नेश का गोचर ये मदद करता है। और ग्रह की दशाओं के गोचर, जिस भी ग्रह की दशा आपकी चले, मान लो अभी आप में से किसी की बुध की दशा चल रही हो, तो बुध उदय भी होगा, अस्त भी होगा, वक्री भी होगा, स्टेशनरी भी होगा। तो ये बुध आपको बहुत कुछ दिखा देगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आया? तो इस प्रकार से हम देखेंगे गोचर के ग्रह से, गोचर के ग्रह से क्या हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा, या हमको लाभ आएगा या हानि होगी, ये सब हम पढ़ेंगे। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद, किसी की कोई क्वेरी है तो वो आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। आई थिंक सबको शायद समझ में आ गया है। किसी ने वक्री ग्रह का लिखा था, मैंने बता दिया। वक्री ग्रह सदैव जो है जीवन में परिवर्तन लाती है। वक्री ग्रह वैसे भी कार्मी डेट्स के ग्रह होते हैं। ठीक है, तो क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस। हाँ बोलिए माया सिंह जी, अनम्यूट योर सेल्फ। माया सिंह जी, हाँ जी बोले। आपने फिर बोला कि पहले वो लग्न को भी देखेंगे और आपकी आवाज कम आ रही है माया सिंह जी, बहुत कम आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे पा रहा। आवाज नहीं आ रही सर। क्या कह रहे हैं? तो बोली आपने बताया अभी कि लग्न और वो गोचर को मतलब देखेंगे और तब बताएंगे कि कैसे मतलब स्ट्रांग है वो या कमजोर है। तो ये कैसे समझ में आएगा सर। देखिए, आपका मान लीजिए मिथुन लगन है, ठीक है, और दशा चल रही है किसी भी ग्रह की, मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है। अगर आपका लग्नेश बुध गोचर में पीड़ित हुआ, शुक्र ने कोई सॉरी समस्या दी, तो आप उसमें जूझने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, केवल दशा पर फोकस करते हैं, बाकी चीज पर फोकस नहीं करते हैं हम लोग। हमको दशा के साथ लग्नेश को भी देखना बहुत जरूरी है। बाकी इसके पीछे बहुत तो सारे सीक्रेट्स हैं, आई विल रिवील इन द ये क्लास। आप एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ना। हाँ, वो क्लास के अंदर मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा ना आपको। आप आइए, ज्वाइन करिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप चिंता क्यों करते हो? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर जैसे आपका कहीं भी बुद्ध बैठा हो, ये देखो आप, आपका मिथुन लगन है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 मिथुन लगन है, बुद्ध कहीं पे भी बैठा है, आपका 11th हाउस में बैठा है, दशा मान लीजिए आपके शुक्र की चल रही है, ठीक है, दशा इसकी चल रही है। हम्म, क्लियर है? ये लग्नेश है, दैट्स ऑल। आपने देखा शुक्र जो है गोचर में अस्त हो रहा है। क्लियर है? क्या लग्नेश मेरा 6 8 12 में तो नहीं गोचर कर रहा? तो जब शुक्र अस्त होगा, शुक्र से जो पीड़ा मिलेगी, उसको जूझने के लिए आप में सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि लगने 6 8 12 में खुद ही दशा चल में गया। मतलब मान लो शुक्र दशा में वो अस्त नहीं हो रहा है, गोचर में अस्त हो रहा है, हाँ, ये तो चीज गोचर कैसे। के वो पीड़ाएं आएंगी ना। आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास, आप ही का चार्ट लगा के समझा दूंगा मैं आपको। व्हेन यू विल ज्वाइन द कोर्स ना, आई विल टीच यू इन द क्लास आल्सो। ठीक है? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद इट? चलिए ठीक है, मिलते हैं क्लास में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।